तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। मैं और फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th का प्रो सेक्शन की तरफ से इंग्लिश का चौथा लेसन है, जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ठीक है। और यह लेसन और यह वीडियो आज बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होने जा रहा है, बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है और मैंने सुना है कि बच्चों को यह लेसन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, पढ़ने और समझने में। तो इस वीडियो में आपको मैं इस हिसाब से आज इस पॉइंट को लेकर आ गया हूँ इस लेसन का। और मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि बिल्कुल दिमाग में आपके छप जाएगा, और सिर्फ इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा लेसन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। मैं ऐसे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है। इससे पहले कि शुरू करने से पहले एक लाइन आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी काम के लिए भगवान के भरोसे न बैठें। किसी भी काम के लिए भगवान के भरोसे न बैठे, क्या पता हो कि भगवान उस काम के लिए आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है, तो आइए देखिए शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th है, पनोरमा इंग्लिश चैप्टर जो है वो कौन सा है, 4 है। और इसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। अब यहाँ रॉन्ग का मतलब गलत कहिए, गलतियाँ कहिए, या इस एग्जैक्ट जो सही लाइन यहाँ यूज होगा वो होगा कमियाँ। तो पूरे टाइटल का मतलब हो गया कि भारतीय फिल्मों की कमियाँ, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। और इसके लेखक जो हैं वो बहुत ही महान 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 डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय जी हैं, जो इसके लेखक हैं। ठीक है, तो हम लोग लेसन को शुरू करने से पहले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट मिलेगा इस लेसन से, खासकर फिल्मी दुनिया से संबंधित जो अब तक हम लोग नहीं जान रहे थे, उन चीज़ों की जानकारी भी हम लोग इस लेसन के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग राइटर साहब के बारे में, ठीक है, सत्यजीत राय जी के बारे में जान लेते हैं लेसन से संबंधित। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका सत्यजीत राय जी का जन्म जो था वो आपका 2 मई 1921 में हुआ था। ठीक है, और वेल नोन फिल्म डायरेक्टर कह रहे हैं कि यह इंडियन फिल्म डायरेक्टर तो है ही, इंडियन फिल्म डायरेक्टर ये हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पहचान मिली हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, इंडिया तक ही फेमस होकर यह रह गए हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल लेवल को इनकी पहचान मिली हुई है। किस रूप में? डायरेक्टर के रूप में। और सिर्फ ये डायरेक्टर ही नहीं थे, देखिए क्या क्या थे डायरेक्टर के साथ साथ, मैं वहाँ पहुँचूंगा लेकिन आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टर के साथ साथ वो क्या थे। तो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, राइटर थे तभी लिखे हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेटर भी थे, इलस्ट्रेटर का मतलब व्याख्याता, व्याख्याता। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना, ये बखूबी वो जानते थे। और बुक डिजाइनर, बुक डिजाइनर भी थे। मतलब जैसे किताब का फ्रंट पेज है, कोई भी हम लोग किताब पढ़ते हैं उसका पहला पेज का क्या डिजाइनिंग होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए तो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो उसके बहुत अच्छे डिजाइनर भी थे। यह भी आपको पता चलेगा कि यह अपने फिल्मों के लिए खुद म्यूजिक भी कंपोज किया करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके अंदर म्यूजिक कंपोज करने की भी क्षमता थी, और म्यूजिक कंपोजर भी थे। ठीक है, तो इंडियन फिल्म डायरेक्टर जिनको पहचान मिली थी इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। अब कह रहा है कि फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, और कहाँ पर? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। मैंने थोड़ा सा जगह के अभाव की वजह से नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। तो फिल्म फेस्टिवल यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इनको मिला है, और वह 3 देश का नाम लिखा है। कहाँ कहाँ पर? तो एक वेनिस है, उसके बाद केनेज है, और तीसरा जो है एंड बर्लिन है। तो ये 3 जगह है। एग्जाम में कई बार पूछता भी है कि कौन कौन नेम द प्लेसेस वेयर द सत्यजीत राय हैज गॉट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, तो ये 3 जगह का नाम आपको दिमाग में सेट रखना होगा, वेनिस, केने और बर्लिन। यहाँ पर इनको नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला था। आगे आपका जो है ये डायरेक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं, बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर भी रहे हैं, और बहुत अच्छे म्यूजिक आपका बुक डिजाइनर भी रहे हैं। कौन? सत्यजीत राय जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो महत्वपूर्ण वर्क दिया है, जो आपको कौन कौन सा है ये समझना है। तो पहला बुक में जो दिया गया वो है पैंथर पंचाली, उसके बाद अपराजिता, उसके बाद चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण वर्क है जो आपको व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के अलावा आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद अब कह रहा है कि आगे थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग और जानते हैं कि राय कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म्स, या अपने फिल्मों के लिए खुद म्यूजिक भी कंपोज किया करते थे। तो क्यों ना कंपोज करे भाई, जो डायरेक्टर जब हैं तो म्यूजिक कंपोज करने में क्या बात है। हम लोग देखते हैं कि आजकल जितने भी हॉलीवुड के आपके फिल्म एक्टर हैं तो एक्टिंग करते 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 उनको डायरेक्टर भी करने आ गया है, म्यूजिक कंपोज भी करने आ गया है। कभी कभी तो कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं कि अपने धुन में वो गा भी लेते हैं, ठीक है। और बजाने की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक। तो इनके अंदर यह भी गुण था। और उसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो इनकी एक पहचान और क्या है, तो कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर डॉक्टरेट डिग्री। इनकी क्वालिटी, इनकी क्षमता, इनके मतलब कि आपके एबिलिटी के हिसाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि ऑफर किया दिया, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी पॉइंट है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री ऑफर किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सी डिग्री इनको ऑफर किया, तो डॉक्टरेट की डिग्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री किसको ऑफर किया, तो सत्यजीत राय जी को। तो क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमा कर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसका मूल बात आप जानेंगे तभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। अब कह रहे हैं कि द इन दिस प्रेजेंट एसे, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं यह अगर हम लोग देखें तो यह कहानी के अगर टाइप की बात किया जाए तो यह एक एसे है, निबंध है। नो स्टोरी, नो ड्रामा, नो आपका इंटरव्यू, दिस इज ओनली एन एसे। यह एक निबंध है, एसे है। तो प्रेजेंट एसे, जो वर्तमान एसे जिसका नाम व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स है, ठीक है, यह लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है कहाँ से, तो एक वर्क का नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ठीक है। यह एक पुस्तक कहिए, यह एक कलेक्शन कहिए, जो सत्यजीत राय जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स। और इसी बुक से जो है, इसी आपका जो है कलेक्शन से यह छोटी सी बात हमें बताने का प्रयास की है। सत्यजीत राय जी के बातों को लेकर आया गया है, बिहार सरकार ने इसको इंक्लूड किया है, अपने सिलेबस में पुट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है, तो आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसमें क्या इन्होंने चर्चा किया है, इस पूरे लेसन में क्या बताने का प्रयास किए हैं सत्यजीत राय जी, उसको हम लोग समझेंगे। तो क्या बताए उन्होंने, तो एग्जामिन द नेचर ऑफ फिल्म्स एंड देयर डिफेक्ट्स। इन्होंने इस लेसन में क्या बताने का हमें प्रयास किया है कि एग्जामिन नेचर ऑफ फिल्म की गुण क्या होता है, फिल्म की प्रकृति क्या होती है, और उसके बाद उसकी कमियां क्या है, उसका डिफेक्ट क्या है, यही उजागर करने का इस लेसन में प्रयास किए हैं राइटर साहब ने, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई इनके बारे में, कुछ जानकारियाँ हो गई, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो गई, कुछ नहीं जो एग्जाम में पूछता है और जो इम्पोर्टेंट है वही जानकारियाँ आपको दी गई है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें लेसन में क्या लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट phenomena of our times has been the development of cinema from a turn of the century and mechanical toy into the century most potent and versatile art form। लेखक साहब सत्यजीत राय जी कहते हैं कि अगर मैं बात करूं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना, एक सबसे बड़ी मतलब कि अगर कोई चीज़ में डेवलपमेंट हमने देखा है तो हमारे समय से, तो वो है सिनेमा। सिनेमा के चीज़ों में हम लोगों ने बहुत बड़े डेवलपमेंट को, बहुत बड़े बदलाव को देखा, जिसमें हर तरह के कलाकारियों को, चीज़ों को यूज किया जाता है, रखा जाता है। जीवन का कोई भी पहलू, कोई भी आपका जो ये पल होता है, कोई भी पहलू होता है, वो छूटता नहीं है। फिल्मों के माध्यम से हमें देखने को हर चीज़ मिल ही जाता है, ठीक। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताते चलूँगा और समझाते चलूँगा, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन में आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। कुछ अनइंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ने में मिलेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको समझाऊँ और समझा कर आगे आपको बढ़ूँ। देखिए क्या कह रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे पॉइंट करते हैं। तो टुडे इज द सिनेमा कमांड द रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन। रचनात्मक कार्य इसको मान लिया गया है आज के युग में। इट कंबाइन द वेरियस मेजर एंड द फंक्शन पोएट्री म्यूजिक। इसमें किन किन चीज़ों का समावेश है फिल्म में, तो पोएट्री है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, ड्रामा है, आर्किटेक्ट है, होस्ट एंड अदर आर्ट्स है, मेजर एंड माइनर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है फिल्म में। एंड इट ऑल्सो कंबाइन द कोड लॉजिक ऑफ साइंस। यह पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना होगा,
इट कंबाइन द मेजर एंड माइनर आर्ट्स, कलाकारियों को इंक्लूड करता है, एंड ऑल्सो कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, साइंस के तर्क को भी फिल्म जो है आपको क्या करता है, दिखाता है और हमें समझाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि तरह तरह का फिल्म बनता है, कोई आपका साइंस पर बनता है, कोई फैमिलियर बनता है, कोई किसी इंसिडेंट पर बनता है, तो समाज का हर पहलू तो उसमें आ ही जाता है, इंक्लूड हो ही जाता है। ठीक है, यही लेखक बताने का प्रयास किए हैं। इंडिया टुक अप द फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में फिल्म बनाने की जो बात है वो बहुत कोई नया है और हाल फिलहाल का है, नहीं, ये बहुत पहले शुरुआत हो गया था। ठीक, जैसे बता रहा है बुक, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस इन 1907। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, फर्स्ट शॉर्ट वाज प्रोड्यूस इन 1907, 1907 में फर्स्ट शॉर्ट प्रोड्यूस हुआ था, पब्लिश हुआ था, मतलब बना था। आप कह सकते हैं सबसे छोटा फिल्म बना था 1907 में, याद रखने के लिए। और द फर्स्ट फीचर वाज प्रोड्यूस इन 19 यानी कि 1913। तो आपका शॉर्ट फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ, 1907 में। फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ, तो 1913 में। इतना ही याद रखिएगा, शॉर्ट याद रखिएगा, फर्स्ट शॉर्ट 1907, फर्स्ट फीचर शॉर्ट आपका फीचर 1913, तो कभी न गड़बड़ होइएगा। ठीक है, तो 1907 में पहला शूट किया गया था, 1913 में जो था कुछ विशेषता के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ जो था वो फिल्म हमारे सामने आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि बाय द 20th सेंचुरी इट हैज रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। अब लेखक महोदय यह भी लिखे हैं आपका कि 20वीं सदी आते आते जो था यह रिच स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, सिनेमा जो था एक बहुत बड़ा बिजनेस का रोल ले लिया। बहुत बड़ा मतलब कि लोग आज भी सोचते हैं कि इतना अगर एक लगाइए और 10 पाइए। ठीक, मतलब लोगों के मनोरंजन के साथ साथ एक समाज को मैसेज देने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा अर्निंग का जरिया भी है। तो 20वीं सदी आते आते ऐसे, हालांकि ये तो 20वीं सदी में शुरू हुआ ही है, 1907 1913 है, लेकिन 20वीं सदी के आप कह सकते हैं लास्ट तक या 20वीं सदी के पीक पॉइंट तक जो था यह बिल्कुल एकदम मतलब कि यह एक बहुत बड़ा बिजनेस का रोल ले लिया, रूप में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज इजी टू टेल दैट द वर्ल्ड दैट फिल्म्स प्रोडक्शन इज इंडिया इज कंटेंटिवली द सेकंड ओनली टू द हॉलीवुड। लेखक साहब कहते हैं कि इंडिया में जो फिल्म है आपका वह सेकंड मतलब हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान है। देखिए इंडियन फिल्म इज ए सेकंड कॉपी टू, सॉरी मैंने सेकंड कॉपी लिखा है, सेकंड कॉपी नहीं होगा यहाँ पर बुक में, थोड़ा सा सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। मतलब कि क्या है कि हॉलीवुड एक नंबर पर है और हमारा बॉलीवुड जो है, इंडियन फिल्म जो है वह 2 नंबर पर है, मतलब उसके ठीक बाद है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कमियां लेखक साहब निकाले हैं। फॉर दैट इज द स्टेटिकल फैक्ट, ये तो स्टेटिकल फैक्ट है, लेकिन बट कैन द सेम सेड टू बी इट्स क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो वाई आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी क्यों जो है वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, हमारी फिल्में जो है विदेशों तक क्यों नहीं दिखाया जाता, मतलब विश्व लेवल पर। विदेश का मतलब ये हो गया कि विश्व लेवल पर क्यों नहीं दिखाया जाता हमारे फिल्मों को, किन फिल्मों को, इंडियन फिल्मों को। क्या यह कारण है? सत्यजीत जी कहते हैं इज इट स्लोली बिकॉज इंडियन ऑफर द पोटेंशियल मार्केट फॉर हर फिल्म्स प्रोडक्शन और वी जस्ट प्लेन एसेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। लेखक साहब कहते हैं कि क्या इंडिया ने अपना एक लिमिटेड मार्केट बना लिया है कि वहाँ तक हमारी फिल्में जाएगा, चली गई तो बस बहुत हो गया, या हम अपने फिल्मों पर शर्मिंदा फील करते हैं। लेखक साहब लिखे हैं टू एनी वन ऑफ द फैमिली विद द रिलेटिव सेटिंग ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड द इंडियन फिल्म्स एंड द आंसर मस्ट कम इटली, लेट अस फेस द ट्रूथ। अगर कोई भी पूछे, कोई भी दिमाग में किसी का अगर सवाल है खासकर फिल्म से संबंधित, तो बहुत सिंपल जवाब आएगा। और क्या जवाब आएगा, चलिए सच्चाई को सामना करते हैं। लेखक साहब लिखे हैं देयर हैव एट बीन टू द नो इंडियन फिल्म्स विच कुड बी क्लेम्ड ऑल अकाउंट्स। देखिए जब तक यह बात लिखी गई होगी उस समय के लेखक लिखे हैं सत्यजीत राय जी कहते हैं कि नो इंडियन फिल्म्स ए क्लेम्ड ऑल अकाउंट्स, मतलब कोई भी ऐसा फिल्म इंडियन नहीं है, भारतीय फिल्म नहीं है जो सभी पहलू पर खरा उतर सके, सभी पहलू पर मतलब हर एस्पेक्ट से उसको अच्छा माना जा सके, एग्जैक्ट फिट हो सके। ठीक है, जबकि कहते हैं कि विच कुड बी एक्लेम्ड एंड अदर वेयर कंट्रीज हैज अचीव, जबकि दूसरे देशों के फिल्मों ने इस चीज को अचीव कर लिया है। एंड वी हैव ओनली अटेम्प्ट एंड दैट नॉट टू ऑलवेज विद ऑनेस्टी, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग
कोशिश करते हैं, वी हैव बट वी हैव नो ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते हैं। मतलब वही बात लगौले जोर महटियौले वाली बात, एक भोजपुरी में लाइन आता है कि जोर तो लगाए हुए हैं हम, लेकिन महटिया कर दिख रहा है लोगों को कि हाँ हम जोर लगाए हुए हैं, ठीक ना। तो आपको मतलब कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप मन से नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ें हैं। लेखक कह रहे हैं कि द वी हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑनेस्टी, कि मतलब हम लोग ईमानदारी से नहीं लगते हैं। मतलब फिल्म बनाने का अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, चाहे कोई भी मतलब उसमें का इंस्ट्रूमेंट हो, टूल्स हो, सभी मन और दिल से काम नहीं करते हैं। नो डाउट दिस लेक ऑफ मेजोरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द सेवरल फैक्टर। निस्संदेह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेखक लिखे हैं। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास। प्रोड्यूसर इसके बारे में आपको बताएगा। विच गोज टू द शॉर्ट थिंग्स एंड द टेक्नीशियन विल बिलीव टू द टूल्स। एक बात जो रिमार्केबल याद करने वाला है वो क्या है, तो द टेक्नीशियन विल ब्लेम टूल्स। अब देखिए उसमें का जो टेक्नीशियन है, मतलब जो भी उसमें के कर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, किसी तरह का काम कर रहे हैं, उस सामान को ही दोष देना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था, साइड ऐसा नहीं था तो कैमरा अच्छा नहीं था, तो शूटिंग अच्छा नहीं हुआ तो एक्टर अच्छे नहीं थे, डायरेक्टर अच्छे नहीं थे। मतलब एक दूसरे पर ब्लेम लगाना, वस्तु को दोष निकालना, ठीक है। And tools and director will have much said that about the wonderful things you have mind and could they achieve because of the condition। और यही कंडीशन के कारण डायरेक्टर क्या करेगा, ठीक है। इन इंडिया इट्स मेड द फंडामेंटल कंसेप्ट द कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम जनरली द मिसअंडरस्टूड। और मतलब इंडियन चीज़ों को, उसमें के बातों को, फैक्ट को मिसअंडरस्टूड, गलत मतलब चीज़ों से, गलत ढंगों से प्रस्तुत किया जाता है, या मतलब कहिए कि वो सही नहीं होता है। Often by pure process of the reasoning movement and was quite the action and action the melodrama. The analogy with the music fell into our case because Indian music is largely improvisational। improvisational का मतलब होता है आपका कि वही बात किसी तरह बना देना है। मैक्सिमम इंडियन, ये बात आपको आता है एग्जाम में कि इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल, मतलब काम चलाऊं, ठीक है, बस चलो बना दिए तो बना दिए, हो गया, ठीक है। ना उस पर ज़्यादा गहन मंथन करना, ना सोचना, ना विचारना। मैं अब नहीं कर रहा हूँ कि अब वैसे फिल्में होती होंगी, लेकिन जो डायरेक्टर साहब लिखे हैं इसमें उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो अब तक हालत था। अब थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट द ऑल फेसिंग कह रहा है कि एवरी पासिंग फेस ऑफ द अमेरिका सिनेमा हैज इट्स द रिप्रोक्यूशंस ऑन द इंडियन फिल्म्स। कह रहा है कि अमेरिका के जितने फिल्में का जो टाइम पास हुआ है, या मतलब कि गुजरा है, उन सबका असर इंडियन फिल्मों पर पड़ा है, भारतीय फिल्मों पर पड़ा है। स्टोरी हैज बीन रिटन बेस्ड ऑन द हॉलीवुड सक्सेस। कह रहा है कि जो इंडियन फिल्म की स्टोरी होता है हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन द हॉलीवुड। हॉलीवुड के आधार पर देखिएगा जितनी फिल्में बनी हुई है ना, मैक्सिमम हम मतलब कि मैंने अनुमान लगाया है कि आप देखिएगा उसका पहले ना कोई फिल्म जरूर उस नाम से बना होगा, फिर पुनः उसी का बना, फिर कहीं से दूसरे जगह किसी विदेशी फिल्म को देखकर हमारे डायरेक्टर क्या करते हैं कि उस फिल्म को बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू यहाँ पिक्चराइज कर देते हैं। और ये खासकर साउथ मूवी में और हमारा जो बॉलीवुड का मूवी है, उन दोनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ अमेरिकन फिल्मों के आधारित जो है हम लोग कहानी को लिख देते हैं। और एंड इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन जेन्युइनली इंडियंस। हाँ, कभी कभार इंडियन मतलब स्टोरी अगर हो भी जाता है जेन्युइन स्टोरी, तो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड रिलीवेंट इरिप्रेसिबल पेंचेंट फॉर द जैग एडिसन। तो और भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो पाता। कभी कभार हम लोग अपने फिर मतलब कि स्टोरी का प्रयोग करते भी हैं, तो उसको और भी चीज़ें और कुछ दूसरी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आगे, अमेरिकन फिल्म रियलाइज दैट इट शुड बी रियलाइज दैट द अमेरिकन फिल्म इज द बेड मॉडल। यह भी याद करने वाली बात है, एग्जाम में कई बार पूछता है। कह रहा है कि द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स, ठीक है, फिल्म इज ए बेड मॉडल। मतलब मैक्सिमम हमारे लिए जो है अमेरिकन फिल्म जो है वो क्या है, एक बैड मॉडल है, एक बहुत ही बुरा मतलब कि एक प्रतीक आप कह सकते हैं कि वो एक दृश्य है, ठीक है। जिस चीज़ों को मतलब हम लोग तो कॉपी लोग करते हैं डायरेक्टर लोग हॉलीवुड फिल्मों के, लेकिन उस सभी चीज़ों को हमारे यहाँ के फिल्मों में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका पहरावा ओढ़ावा,
उसका पहनने का तरीका, उसका बिहेव का तरीका सब अलग होता है, हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर वो चीज़ें दिखा दी जाए तो यहाँ बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इंडियन मूवी जो, सॉरी, अमेरिकन मूवी जो है, एवरेज अमेरिकन मूवी क्या है, तो एक बैड मॉडल का रूप है, ठीक है। और क्यों है, तो इट डिपिक्ट द वे लाइफ सो टर्ली एट द वेरिएंस विथ आवर ऑन, क्योंकि यह जीवन के पहलू को बहुत अटपटे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कौन? हॉलीवुड वाले, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा गया है, ये चलिए अच्छी चीज़ है। एंड अब कह रहे हैं कि मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज द hallmark of the standard Hollywood product and would be impossible achieved or under the existing Indian condition। और अगर मतलब कि इसके कारण भी है कि क्योंकि जितने वो मतलब कि पहलू को, जितने पक्ष को या जिस टेक्नोलॉजी को लोग प्रयोग करते हैं वो हमारे यहाँ होना संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, असंभव है, जैसे वो लोग प्रस्तुत करते हैं, जिस चीज़ों को दिखाते हैं, बनाते हैं। व्हाट इज इंडियन सिनेमा इज नीड टुडे, अगर बात करें कि अगर इंडियन सिनेमा को आज, भारतीय फिल्मों को आज क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे एक परफेक्ट वो फिल्म बन पाएगा, तो उसके लिए चाहिए हमें मोर ग्लो, नॉट मोर ग्लो बट इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी, मोर इंटेलिजेंस अप्रिसिएशन और लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब उसका बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, उसका म्यूजिक, उसका थिंकिंग, उसका आपका जो रील्स कहिए, ठीक है, ये चीज़ें बहुत मायने रखता है। आफ्टर ऑल डू वी पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ द फिल्म मेकिंग, और इन सबों के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वी आपका पोसेज, ठीक है, वी पोसेस प्राइमरी टूल्स ऑफ द फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग के चीज़ों को हम लोग अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं, इसलिए भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। अधिकार जमाने का मतलब ये हो गया कि ये हम ये लगा दिए तो हम वो नहीं देंगे, इस कंपनी ने इस चीज़ को प्रोवाइड किया तो उसके हिसाब से नहीं बनेगा तो वो उस चीज़ को पे नहीं करेगा। प्रमोशन करने वाले लोग वो अलग कर रहा है डिमांड, अगर वो नहीं, प्रमोशन करने वाले लोगों को नहीं कुछ दिया जाएगा तो वो नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका और महत्वपूर्ण पॉइंट जो क्या है। तो कह रहा है कि अब ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट अब कोई बात है नहीं यहाँ पर, विच क्वालिटी द इंडियंस द मेजोरिटी ऑफ द फिल्म्स रिलेटेड विद द विजुअल डिजोनेंस, और मैक्सिमम जो फिल्म हमारे हैं आपका, ठीक है, वह ये आपको कह सकते हैं हम लोग कि किस चीज़ का दिया गया है। तो हाँ, इसमें आवर फिल्म्स आर द रिप्लेट विथ विजुअल डिजोनेंस। विजुअल डिजोनेंस का मतलब हो गया दृश्य में आपका बेसुरापन, मतलब जैसे बस, ठीक है, अरे वही मतलब कि दिल न लगाना, ऑनेस्टी वाली बात नहीं भाई, जोर लगाने महटियाने वाली बात, ठीक ना। इंडियन फिल्म शुड स्टिल क्लियर एंड सच इनकंसिस्टेंट एंड टू द लुक फॉर इट्स मटेरियल मोर बेसिस। आगे बढ़ते हैं, जो आपका समझने वाली बात है वो बताते हैं, प्रेजेंट एंड अगेंस्ट द सिंप्लीफिकेशन एंड सच थिंग्स। चलिए अब इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ उन्होंने समझाया बताया। टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री इंस्पायरेशन एंड द distinctive styles there have been to the glimpses of an intimate approach into the handful recent film। हाँ, लास्ट का कुछ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें लेखक साहब लिखे हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिल्म मैंने है, ऐसा नहीं है कि सबका सब ऐसा ही है, जो इस चीज़ों को इस पहलू पर खरा उतरता है। जैसे इसमें नाम दिए गए, मैं लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पर, बुक में देखिएगा आप लोग, इस सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, कि एक PATH धरती के लाल, एक फिल्म का एक बैनर तले का नाम दिया है PTH, ठीक है, जिसमें पूरा नाम उसका पीछे दिया गया है, ग्लोसरी में आप देखिएगा उसका पूरा नाम क्या होता है। तो जिसका फिल्म था धरती के लाल, इज एन इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर द स्टाइल, इसको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है, बना है। ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कंप्लीट, इस चीज़ों को इसमें दिखाया गया है और ईमानदारी झलकता है। और एक और फिल्म का नाम दिया है शंकर की कल्पना, शंकर कल्पना। And imitables and the highly individual experiment show grapes of filmic movement and respect for the tradition। जिस चीज़ों में फिल्मिक चीज़ों को भी दिखाया गया है और ट्रेडिशन को भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब जो सबसे लास्ट पैराग्राफ की जो महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में पूछता है, तो वो है आपका कि द रॉ मटेरियल्स ऑफ द सिनेमा इट्स लाइक इट्स सेल्फ। तो कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द आपका लाइफ ऑफ सिनेमा, तो हो जाएगा उसके रॉ मटेरियल, या लाइफ इज इट सेल्फ, सिनेमा लाइफ इज इट सेल्फ, ठीक है, मतलब उसका रॉ मटेरियल जो है, उसका लाइफ ही जो है वही उसका रॉ मटेरियल है।
तो इट्स द इनक्रेडिबल दैट द कंट्री विच हैड इंस्पायर्ड मच पेंटिंग एंड म्यूजिक एंड पोएट्री शुड बी टू मूवमेंट फिल्म मेकिंग एंड ही हैज ओनली टू कीप आइज ओपन एंड टीच द लेट हिम टू डू सो। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, जैसा हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। हमारे यहाँ कोई कोशिश ही करना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो स्टूडेंट, ये रहा आप इस लेसन का समरी कहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी कहिए, जो मैंने आपको एग्जाम व्यू से बताया और समझाया पढ़ाया, ठीक है। तो और एक समरी कहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें, ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा, ठीक है। और फिर से इस कमेंट से आपके जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी मेहनत करके कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं, ठीक है, और आपके चैप्टर को जो मैं और बेहतर ढंग से बना सकूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।